मैं आपको एक शॉकिंग रियलिटी बताता हूँ। 90% ऑफ इंडियंस प्रॉपर वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाते और इनमें इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है और अर्निंग भी इनकी काफ़ी अच्छी है। बट फिर भी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनके साइकोलॉजी में। हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है बचपन से इस तरीके से डेवलप हुआ है जो हमारी वेल्थ बिल्डिंग को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुक्तेश और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये डिसाइड करने वाले हैं आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में और खास करके इंडियन कॉन्टेक्स्ट। मॉर्गन हाउसेल की बहुत ही फेमस बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट है। इसमें उन्होंने बताया है फाइनेंस इज मोर साइकोलॉजी देन मैथमेटिक्स और ये इंडियंस के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमारे कौन कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं जो हमको वेल्थ बिल्डिंग से रोकते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में भी इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक शॉकिंग डेटा देता हूं। 2011-12 में इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स रेट 34.6% ऑफ जीडीपी था। वही चीज 2024 में अप्रोक्सीमेटली 18% हो चुका है। मात्र 13 साल में लगभग आधा हो चुका है और इतने ड्रेस्टिक डिक्लाइन से आरबीआई भी बहुत ज्यादा कंसर्न है। अब हम इसके और गहराई में जाते हैं और ये देखते हैं कि सेविंग्स ज्यादातर किस फॉर्म में है। तो 71.5% ऑफ सेविंग फिजिकल एसेट्स के फॉर्म में है, जैसे कि गोल्ड, ज्वेलरी, रियल एस्टेट या फिर कैश। अब फिजिकल एसेट्स में जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है कैश फ्लो। ये चीज वेल्थ को तो प्रिजर्व करती है लेकिन कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पाती। अब अगर आपने कोई ज्वेलरी लिया है तो आज से 10 साल बाद भी वो एक ज्वेलरी ही रहेगा, आप उसको पहनेंगे जरूर, उसका एक वैल्यू भी बढ़ चुका होगा। लेकिन हो सकता है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर में आपने इन्वेस्ट किया होता तो हो सकता है कि वो 5-10 गुना भी हो सकता था। तो इसमें फंडामेंटल साइकोलॉजी ये है कि हम टेंजिबल थिंग पे ट्रस्ट तो करते हैं लेकिन इनटेंजिबल थिंग पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन वहां पर भी वेल्थ बिल्डिंग की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी होती है। अब हम इंडियंस का फेवरेट गोल्ड की बात करते हैं। तो पिछले कुछ साल में गोल्ड एज एन एसेट क्लास बहुत ही अच्छे रिटर्न दी हैं। जैसे कि 2024 में अप्रोक्सीमेटली 66% का रिटर्न था और 2025 में भी अब तक के 40 से 55% का कुछ रिटर्न आ चुका है। लेकिन इंडियंस के साथ जो फंडामेंटली प्रॉब्लम है वो ये है कि गोल्ड को गलत फॉर्म में बाई करते हैं। इंडियन हाउस होल्ड के पास टोटल $3.8 ट्रिलियन का वर्थ का गोल्ड रिजर्व है। जस्ट इमेजिन दैट नंबर। लेकिन इसमें जो सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो ज्यादातर पोर्शन है वो ज्वेलरी के फॉर्म में है। अब ज्वेलरी के फॉर्म में प्रॉब्लम क्या है? मेकिंग चार्जेस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने 1 लाख का गोल्ड परचेस किया तो इसमें अप्रोक्सीमेटली 20 से 25% मेकिंग चार्जेस और जीएसटी और वेस्टेज चार्जेस में चले जाते हैं। तो एक्चुअल जो आपको गोल्ड मिलता है वो सिर्फ 75,000 का ही मिलता है। आज से 5 साल बाद अगर आप गोल्ड को सेल करने के लिए जाते भी हैं तो भी से आपको 75,000 का एप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, लेकिन जो बचे 25,000 है वो तो आपके वेस्ट हो जाएंगे। तो बेस्ट फॉर्म क्या है गोल्ड को बाई करने का? बेस्ट फॉर्म है ईटीएफ के फॉर्म में बाई करने का, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ ट्रांजैक्शनल चार्जेस ही लगेंगे जो कि मेकिंग चार्जेस के कंपैरिजन में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। अब हम सेकंड बिगेस्ट ट्रैप पे आते हैं, मतलब फिक्स डिपॉजिट या फिर सो कॉल्ड गारंटेड रिटर्न्स की दुनिया में। चलिए डेकेड कंपैरिजन देखते हैं। 2012 में हमारा जो बैंक डिपॉजिट था वो 58% ऑफ सेविंग्स था। आज के रेट में मतलब 2023 में 37% पे आ चुका है। बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुका है बट अभी भी काफी ज्यादा और इंप्रूवमेंट का स्कोप बचा हुआ है। अब हम साइकोलॉजी को समझते हैं। तो बैंक हमें प्रॉमिस करता है 7% गारंटेड रिटर्न्स ऑन फिक्स डिपॉजिट और यही चीज जो इंश्योरेंस कंपनी से वो हम लोग को लगभग 8% का रिटर्न प्रॉमिस करते हैं। उसमें भी आपको एड ऑन लाइफ इंश्योरेंस का कवरेज भी प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है सुनने में, लेकिन चलिए अब रियलिटी चेक को देखते हैं। सबसे पहले हम फिक्स डिपॉजिट से शुरू करते हैं। तो करंट में जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 6.5 से 7.5% अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आपको बैंक के एफडी में 7% का रिटर्न मिलता है और 7% का आपका इन्फ्लेशन रेट है तो आपका नेट रिटर्न तो 0 हो गया। अगर आप इसमें टैक्स को भी अकाउंट करते हैं तो आपका जो नेट रिटर्न है वो नेगेटिव में चला जाता है। चलिए अब इंश्योरेंस स्कीम्स की तरफ चलते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज या फिर इंश्योरेंस एजेंट्स आपको बोलते हैं कि आपको 6 to 8% आपको इसमें रिटर्न मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको लाइफ कवर भी मिलने वाले, मतलब इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलने वाला है। तो बेस्ट पॉलिसी यही है, आप LIC पॉलिसी ले लीजिए या फिर यूलिप पॉलिसी ले लीजिए। लेकिन अगर आप इसका सच्चाई को देखेंगे तो जो नेट रिटर्न है इन ऐसे पॉलिसीज में वो 4 से 5% से ज्यादा होते ही नहीं है। इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस इसमें लगेगा और इसमें
जिसमें आपको प्रॉपर और सफिशिएंट इंश्योरेंस का कवरेज भी नहीं मिल पाता। तो बेस्ट वे फॉरवर्ड ये है कि एक्चुअल में साइकोलॉजी ये होता है कि हम एक तीर से दो निशाने लगाना चाहते हैं। हम इंश्योरेंस कवरेज और इन्वेस्टमेंट को कंबाइन कर देते हैं, लेकिन असली में क्या करना चाहिए? आपको इंश्योरेंस को सेपरेट रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखना चाहिए। बेस्ट वे यही है आगे बढ़ने का। इक्विटी मार्केट की बात करें तो लोग इमीडिएटली डिफेंसिव हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, पैसा डूब जाएगा। चलिए अब हम डेटा को देखते हैं और समझते हैं। यूएसए में 55% ऑफ द पॉपुलेशन इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करती है। यही डेटा जापान में अगर आप देखते हैं तो 40% ऑफ द पॉपुलेशन वहां पर इन्वेस्ट करती है। अब इंडियन मार्केट में ये 17.8% ही है जो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब एक ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन है जो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रही है। तो इसमें फंडामेंटल साइकोलॉजी क्या होता है? ये है रिस्क परसेप्शन बायस। तो जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, डेली के अप एंड डाउन्स को लोग रिस्क समझ लेते हैं और इसी रिस्क के चक्कर में, इसी घबराहट के चक्कर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ को वो इग्नोर कर देते हैं। अगर पास्ट 20 ईयर्स का डेटा देखते हैं तो जो इक्विटी मार्केट है उसने एवरेज में 12 से 15% के रिटर्न्स दिए हैं। इवन वर्स्ट 5 ईयर का भी परफॉर्मेंस अगर आप चेक करते हैं तो वहां पर भी एफडी से बेटर रिटर्न मिलते हैं। और 65% ऑफ जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये सोचते हैं कि वो मार्केट को बीट कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि वो इंडिविजुअली स्टॉक को पिक करते हैं और मार्केट को टाइम करने का कोशिश करते हैं। लेकिन आप ये फैक्ट को समझिए कि आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स को बीट नहीं कर सकते। तो इससे फिर अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर भी लॉस हो जाता है और लॉस होने के बाद फिर वही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है कि स्टॉक मार्केट तो गैम्बलिंग है। लेकिन यहाँ पर स्टॉक मार्केट में कोई कमी नहीं है, यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में कमी है। स्टेप 3 है प्रॉपर एसेट एलोकेशन एंड डिवर्सिफिकेशन। तो अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आप अपने मंथली इनकम का 10 से 20% अपने इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। तो सपोज आपका मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो 5,000 रुपए आप किसी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, 5,000 रुपए आप किसी इंडेक्स फंड में डाल सकते हैं, ETF में, बॉन्ड में, ये सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 5,000 रुपए आप सिल्वर या फिर गोल्ड के ETF में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टिंग कुछ साल पहले आप शुरू कर चुके हैं, आप थोड़ा सा एडवांस हो चुके हैं, थोड़ा सा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी और ज्यादा है, तो आप स्टॉक मार्केट को स्टडी करके इक्विटी मार्केट्स में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास एक साइजेबल पोर्टफोलियो है तो रियल एस्टेट को भी आपको अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखना चाहिए। रियल एस्टेट पे मैं सेपरेट वीडियोस और अलग से क्रिएट करूंगा। अब ये सब चीज करने के लिए स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। तो ये जो इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी है वो आखिर है क्या? वो है इन्वेस्ट फर्स्ट देन स्पेंड। तो जैसे ही आपका मंथली इनकम आता है, ज्यादातर लोग ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि पहले मैं पूरे मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेता हूं, आखिरी में जो बचेगा उससे मैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर दूंगा। इससे ये होता है कि ज्यादातर लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू ही नहीं कर पाते या फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। लेकिन जितने भी स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो काफी अच्छे से क्रिएट कर चुके हैं, वो सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं। तो मंथली इनकम आते ही आप उसमें से 10 से 20% आप इन्वेस्ट कर दीजिए, उसके बाद बचे हुए पैसे को ही आप स्पेंड कीजिए। आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा वेल्थ, एक पोर्टफोलियो आप कुछ लॉन्ग टर्म में क्रिएट कर पाते हैं। आप ये चीज को ध्यान रखिए कि ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। ये जो वेल्थ बिल्डिंग है ये बहुत ही लॉन्ग टर्म गेम है। फ्रेंड्स, वेल्थ बिल्डिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कल्चरल कंडीशनिंग और फैमिली का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन आप कॉन्शियस डिसीजन लेकर के इस जनरेशनल पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए कि कौन से ट्रैप में आप फंसे थे और उससे आप बाहर निकलने के लिए कौन से स्टेप्स लेने वाले हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे उन लोगों से शेयर करें जिनके साथ आप अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी कर रहे हैं। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि वेल्थ बिल्डिंग अकेले का काम नहीं है, पूरे फैमिली मिल करके वेल्थ बिल्ड करते हैं। और कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ये जो 8th वंडर है ये सिर्फ तभी काम करता है जब आप साइकोलॉजी को कंट्रोल करते हैं और एक सही जगह पे प्रॉपर राइट इंस्ट्रूमेंट्स पे आप इन्वेस्ट करते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।